हम बात कर रहे हैं मोहन चंदन मांझी की, एक छोटे से गांव के कम्युनिटी वर्कर से लेकर ओडिशा के सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव पद यानी चीफ मिनिस्टर तक का उनका सफर। आइए देखते हैं कि कैसे एक आम शिक्षक ने अपनी लगन से राज्य के टॉप लीडरशिप तक का रास्ता तय किया। अब जरा इस कंट्रास्ट के बारे में सोचिए। एक तरफ 1997 में गांव के एक सरपंच और टीचर और दूसरी तरफ 2024 में ओडिशा के 15वें चीफ मिनिस्टर। ये लगभग 3 दशकों का सफर है। एक गांव के क्लासरूम से शुरू होकर स्टेट की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की ये कहानी सच में पूरी तरह जमीन से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण को हम इन मुख्य पड़ावों में समझेंगे: उनकी हम्बल बिगिनिंग्स, ग्रास रूट से सरकार तक का सफर, चुनावी हारें और उनका लचीलापन, फिर टॉप पर आने की कहानी और आखिर में इस ऐतिहासिक माइलस्टोन का महत्व। तो चले पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, हम्बल बिगिनिंग्स। इनकी जड़ों को स्थानीय समुदाय में समझते हैं। क्योंझार जिले में उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, इस क्रोनोलॉजी पर ध्यान दें तो समझ आता है कि जनहित सेवा की नींव वहीं पड़ गई थी। 1972 में रायकाला गांव में जन्म, फिर 1990 में हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करना और फाइनली 1997 में सरपंच बनकर पॉलिटिक्स में आना। एक सॉलिड फाउंडेशन यहीं बन रही थी। जो बात सबसे खास है वो है उनकी बेहद साधारण बैकग्राउंड। एक सरकारी स्कूल पियोन के बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्होंने खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक लोकल स्कूल टीचर के रूप में शुरू की। इसी बैकग्राउंड ने उन्हें आम लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों से जोड़े रखा और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन्हीं अनुभवों ने उनके भविष्य के पॉलिसी गोल्स को एक आकार दिया। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड पढ़ाई के प्रति एक अलग ही लगन दिखाता है। क्योंझर जिले में जन्मे मांझी जी ने झुमपुरा हाई स्कूल और आनंदपुर कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद चंद्रशेखर कॉलेज से बीए किया और धेनकाना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। और इसी दौरान उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर में एक गुरुजी यानी टीचर के रूप में भी काम किया, पढ़ाई भी और पढ़ाना भी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्रास रूट्स टू गवर्नमेंट। यहां देखते हैं कि समुदाय का ये नेता फॉर्मल पॉलिटिक्स में कैसे आया। यहां सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखिए। सिर्फ 3 साल के अंदर एक गांव के सरपंच से लेकर स्टेट लेजिस्लेटर तक का सफर। 1997 में रईकाला के सरपंच बने और उसी साल स्टेट बीजेपी ट्राइबल विंग के सेक्रेटरी भी बन गए। और फिर साल 2000 में क्योंझर से चुनाव जीतकर सीधे ओडिशा असेंबली में कदम रखा। ये ग्रोथ सच में बहुत तेजी से हुई। अंश 0.08%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। साल 2000 के उनके पहले ही असेंबली इलेक्शन में उन्होंने इतना भारी वोट शेयर हासिल किया। ये उनकी जमीनी लोकप्रियता का एक बहुत ठोस सबूत था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2004 में वो दोबारा चुने गए और एक नए विधायक से सीधे एक भरोसेमंद लेजिस्लेटिव लीडर बनने का उनका ये ट्रांजिशन देखिए। 2009 तक उन्होंने सरकार के डिप्यूटी चीफ व्हिप के रूप में काम किया, जिससे असेंबली ड्यूटीज मैनेज करने में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हुई। तीसरा सेक्शन है डिफीट्स एंड रेजिलियंस। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, पॉलिटिक्स में ग्राफ हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। आने वाले इलेक्शंस ने उनके लचीलेपन की बहुत कठिन परीक्षा ली। 2009 और 2014 में उन्हें लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा। उनका वोट शेयर 2004 के 40% से गिरकर 2009 में लगभग 24% तक आ गया था। ये पॉलिटिकल रूप से एक बेहद चैलेंजिंग दौर था। लेकिन इन इलेक्टोरल सेटबैक्स के बाद भी उनका दृढ़ निश्चय कायम रहा। और सिर्फ बैलेट बॉक्स की बात नहीं है। 2021 में उनकी गाड़ी पर एक बॉम्ब हमला भी हुआ, पर हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहे और राजनीति के मैदान में पूरी शांति और धैर्य के साथ टिके रहे। पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद उनका ध्यान नहीं भटका। ये समय विपक्ष में उनके सबसे सक्रिय दौर को दिखाता है, जब अक्टूबर 2021 में केंदुझर में उनकी कार पर 2 क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए। तब उन्होंने अपने अद्भुत आत्मसंयम और काम रिस्पॉन्स का परिचय दिया। सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए उनकी मांग जारी रही। यहां तक कि 2023 में एलिज्ड प्रोक्योरमेंट स्कैम्स के विरोध में डाल फेंकने के कारण उन्हें कुछ वक्त के लिए सस्पेंड भी किया गया था। ऑपोजिशन में रहकर उनकी अप्रोच काफी अग्रेसिव थी। और अब चौथा सेक्शन, राइज टू द टॉप। उन कठिन सालों के बाद अब आती है एक ऐसी शानदार और डेटा ड्रिवन वापसी जो सच में बेमिसाल है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करिए। ये लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां साफ दिखाती हैं कि कैसे एक विपक्षी टैक्टिशियन सीधे एग्जीक्यूटिव लीडरशिप तक पहुंचा।
2019 में बीजेपी चीफ विप बनने से लेकर 2022 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक का चेयरमैन बनकर स्टेट ट्रांसपेरेंसी पर जोर देना और फिर 2024 में सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाना। 2019 और 2024 के इन फिगर्स को देखें तो उनकी कमबैक क्लियर दिखती है। टोटल वोट्स और परसेंटेज दोनों में स्टेडी ग्रोथ हुई, जिसने उन्हें ना सिर्फ क्योंझर सीट वापस दिलाई बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। उन्होंने प्रैक्टिकली अपने पुराने हारे हुए ग्राउंड को पूरी तरह रिकवर कर लिया। 147 में से 79 असेंबली सीट्स जीतकर जब मेजॉरिटी आई तो एक पूर्व सरपंच को इस पूरे स्टेट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। ये एक लोकल कम्युनिटी वर्कर से एक पूरे राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड बनने का सबसे बड़ा और आखिरी पिवट था। Sworn in as the 15th Chief Minister succeeding Naveen Patnaik, who had held the position since March 2000. ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना बड़ा है सोचिए। लगभग 25 साल से एक ही नेता जिस ऑफिस को संभाल रहा था, उसकी बागडोर अब एक नए नेता के हाथ में आई है। ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। आखिर में आते हैं 5वें सेक्शन पर, ए हिस्टोरिक कल्चरल माइलस्टोन। ये जीत ओडिशा में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया ऐतिहासिक अध्याय है। इस चुनाव जीत की कल्चरल लेगेसी समझने के लिए संथल जनजाति को समझना जरूरी है। ये वही एथनिक कम्युनिटी है जिससे मांझी जी का परिवार जुड़ा है। उनका मुख्यमंत्री बनना इस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फर्स्ट है। स्टेट के टॉप ऑफिस में ये रिप्रेजेंटेशन पहली बार आया है। वो संताल जनजाति के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं और इस ऑफिस को होल्ड करने वाले ट्राइबल ऑरिजिन के तीसरे व्यक्ति हैं, हेमानंदा बिस्वाल और गिरधर गमांग के बाद। ये फैक्ट्स बताते हैं कि कैसे एक ट्राइबल एडवोकेट का राज्य की सबसे ऊंची सत्ता तक पहुंचना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत गहरा बदलाव लाया है। तो अब सवाल ये है, एक ऐसा नेता जिसका तजर्बा गांव के एक छोटे से क्लासरूम से शुरू होकर स्टेट के सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव ऑफिस तक पहुंचता है, वो ओडिशा की आने वाली पॉलिसीज को कैसे नया आकार देगा? इतने दशकों का ग्रासरूट्स एक्सपीरियंस, इलेक्टोरल सेटबैक्स का लचीलापन और पब्लिक अकाउंट्स जैसी कमिटीज में ट्रांसपेरेंसी का फोकस, ये सब आगे चल के स्टेट गवर्नेंस में कैसे नजर आएगा? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस रोचक सफर को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।